अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ अहम बातों का ही जिक्र किया जाएगा। बाकी डिटेल्स में जाने के लिए इस चैप्टर की जो है टॉपिक्स वाइज वीडियोस भी मौजूद है इसी चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो सिंपली बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की भी ब्रांच है, जिसके अंदर बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ बयान की जाते हैं, यानी कि लाइफ किस तरह से केमिकल्स की बनी हुई है। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताए जाएँ उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसके बारे में? प्रोसेसेस के बारे में, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। कौन से प्रोसेसेस, कौन से रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस। एक तो बॉडी की बनावट हो रही है, काफ़ी सारे रिएक्शन हो रहे हैं जिनमें चीज़ें बन रही हैं जो कि बॉडी स्ट्रक्चर्स को बनाएंगी वो चीज़ें। दूसरा, ऐसे रिएक्शंस भी हो रहे हैं जिनमें इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से निकल रही है, जैसे कि लिखा हुआ है स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए में से इंफॉर्मेशन निकल रही है ताकि प्रोटीन एंजाइम बनाए जाए। एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स, और दूसरा डीएनए से इंफॉर्मेशन निकल रही है ताकि तमाम मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाए। तो ये भी बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जा रहा है। उसके अलावा ये हमें एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स के बारे में बताती है, जो कि ख़राब से अगर रिएक्शन हो रहे हैं जो कि फिर बीमारी का सबब हो सकते हैं। तो जब हमें बीमारी का पता चलेगा तो हम फिर मेडिसिन्स को भी जो है वजूद में ला सकते हैं, ताकि हम इन एबनॉर्मलिटीज़ को ख़त्म कर सकें। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री हमें कौन सी चीज़ों के बारे में बताती है? बायोकेमिस्ट्री हमें ये बताती है कि बॉडी किस तरह से काम करे, सेल किस तरह से काम करे। जैसे लिखा हुआ है, हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। कैसे सेल्स जुड़ते हैं और एक ऑर्गन बना रहे होते हैं। पहले तो सेल्स जुड़ेंगे, फिर टिश्यूज़ बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाएंगे। हाउ द ग्रोथ ऑफ सेल इज़ कंट्रोल, कैसे सेल ग्रोथ कंट्रोल की जाती है। ये सारे मैकेनिज्म बायोकेमिस्ट्री से हमें समझ आते हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे सेल ग्रो कर रहा है, ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन सेल के पास खुद ही उसके डीएनए में मौजूद होती है। तो सेल की ग्रोथ भी कंट्रोल रहती है इस तरह से। उसके अलावा व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर, कैंसर किन वजूहात से होती है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, याददाश्त किस तरह से काम करती है। ये सारे जो आंसर्स हैं ये बायोकेमिस्ट्री में दिए जाते हैं। अब अगर हम इस पैराग्राफ के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टिश्यूज़ के बने हैं, टिश्यू सेल्स के बने हुए हैं, सेल्स मॉलिक्यूल्स के बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स के बने हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये बात है कि तमाम के तमाम एटम्स जो एक जानदार को क्योंकि बना रहे हैं, तो इसीलिए इसका ताल्लुक़ जो है हमारे पास केमिस्ट्री के साथ हो रहा है। उसके अलावा सेल थ्योरी का एक पॉइंट होता है, वो ये कहता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। सेल कैसे काम करता है, सेल कैसे बना हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि सेल्स एटम्स का बना हुआ है, मुख्तलिफ एटम्स हो सकते हैं, और मुख्तलिफ एटम्स की होने की वजह से सेल का काम भी फिर डिफरेंट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सेल के अंदर मौजूद केमिकल्स के बारे में। तो बेसिकली हम लोग एक तो बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड है, जो रिएक्शन सेंटर है जहाँ पर रिएक्शंस हो रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म हम वहाँ पर भी लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं जो सेल का पानी है, जैसे साइटोप्लाज्म का पानी हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म का पानी हो गया, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का पानी हो गया, क्लोरोप्लास्ट का पानी हो गया। जो जो पानी सेल में मौजूद है जहाँ रिएक्शन हो रहे हैं वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के अलावा एक और चीज़ होती है सेल के अंदर, जिसको ड्राई वेट कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो कि वाटर का बना हुआ है, उसके अलावा बाकी जो मटीरियल है वाटर के अलावा वो है ड्राई वेट। वाटर का अमाउंट कितना है? 70 से 90% वाटर का अमाउंट एक सेल में मौजूद है। इस ड्राई वेट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं हम उनको बायो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, जो कि 10 से लेकर के 30% तक हो सकते हैं एक सेल के अंदर। तो अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो मॉलिक्यूल्स को जानदार बनाते हैं, जानदार में ये बनते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल दरअसल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके अलावा ये जानदार खुद से बना रहा है। अब बायो मॉलिक्यूल्स कुछ एलिमेंट्स का बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखे हुए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और यहाँ सल्फ़र लिखा हुआ है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ सल्फ़र की जगह पर यहाँ पर कैल्शियम आएगा। और ये दरअसल मेजर एलिमेंट्स हैं जो बायो मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अब हम आगे ज़िक्र करते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो 98% एलिमेंट्स हैं वो ये 6 एलिमेंट्स हो गए। बाकी 2% के अंदर या 1% में दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको हम
माइनर एलिमेंट्स कह रहे होते हैं, या दूसरे कुछ मेटल्स आ जाते हैं जिनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम मज़ीद बात करें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कितने तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स दरअसल हमारे पास 5 तरह के हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इनको हम फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लें इनके बारे में कि ये खुद किसके बने हुए हैं। तो एक होते हैं मोनोसेक्राइड, छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स। जब ये छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। अगर ये मोनोसेक्राइड और ज़्यादा मिल गए तो बड़े शुगर के मॉलिक्यूल बनाएंगे जिनको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड। और इन मोनोसेक्राइड को जो चीज़ जोड़ रही है वो होती है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ये एक तरह का बॉन्ड होता है जो मोनोसेक्राइड को जोड़ रहा है, तभी पॉलीसेक्राइड बन सकता है जब ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इन शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज से अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे तभी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हमें दिखने को मिलेगा जिसको हम ग्लाइकोजिन कहेंगे। इसी तरह से ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज से ये मिलेंगे, सुक्रोज बनेगा। तो ये समझ लें कि बड़े से मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ ये बड़े मॉलिक्यूल्स का जिक्र है, और यहाँ इन छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड का जिक्र है। तो अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन किसके बने हुए हैं? प्रोटीन बने हुए हैं अमीनो एसिड के, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड लिंकेज। लिपिड के अलग अलग किस्म है। फैट और ऑयल्स की बात करें तो ये ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड के बने होते हैं। उसके अलावा इनके दरमियान ईस्टर लिंकेज होती है। फास्फोलिपिड की बात करें तो ये 4 चीज़ों के बने हुए, ग्लाइसरॉल है, फैटी एसिड है, फास्फेट ग्रुप है और कोलाइन नाइट्रोजिनस कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर ईस्टर बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन लिंकेज हो सकती है। टाइपरॉइड्स की बात करें, आइसोप्रोनाइड यूनिट के बने होते हैं। आइसोप्रोनाइड का मतलब होता है 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, और इनमें भी कार्बन कार्बन लिंकेज मौजूद होती है। न्यूक्लिक एसिड की बड़ी 2 किस्में, डीएनए, आरएनए। एटीपी भी न्यूक्लिक एसिड में ही आ जाता है, लेकिन 2 बड़ी किस्मों का जिक्र करें वो किसकी बनी हुई है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के बने हुए डीएनए, राइबो न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं आरएनए। इनके दरमियान जो लिंकेज मौजूद है वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज मौजूद है। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के बने हुए हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि एक सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। 2 सेल्स का कंपेरिजन है, एक तो बैक्टीरियल सेल और ममेलियन सेल का। आप इसमें अमाउंट देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। वाटर का अमाउंट दोनों सेल्स में बराबर है, 70-70%। प्रोटीन की अमाउंट में हमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, बैक्टीरिया के अंदर 15% तो हमारे अंदर 18%। कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर 4%, बैक्टीरिया में 3%। लिपिड बैक्टीरिया में 2%, हमारे अंदर 3%। उसके अलावा डीएनए आरएनए की बात करें तो इनमें कई ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। डीएनए का अमाउंट हमारे अंदर जो है 0.25% है और बैक्टीरिया के अंदर 1% है। आरएनए का जिक्र करें, बैक्टीरिया में 6% है, हमारे अंदर 1.10% है। और उसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स की बात करें, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो दोनों में सेम अमाउंट मौजूद है। और जो आयन से साल्ट्स हैं उनका अमाउंट भी दोनों सेल्स में सेम मौजूद है। तो थोड़ा सा हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, एक तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अमाउंट में, और दूसरा हमें ज़्यादा फ़र्क डीएनए और आरएनए की अमाउंट में नज़र आ रहा है। उसके अलावा बात करें मज़ीद कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और टूटते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का बनना और मॉलिक्यूल्स का टूटना। तो पहले ज़िक्र है सिंथेसिस ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, मॉलिक्यूल मतलब कि एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसको हम पॉलीमर भी कह रहे हैं। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, यानी जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का बना हुआ। तो इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं दरअसल वो मोनोमर्स के बने होते हैं। मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल के। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। आप इस तरह से समझ लें कि एक दीवार है, तो दीवार यकदम से एक पूरा स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें ईंटें मौजूद है। तो समझ लो दीवार एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है और वो ईंटों का बना हुआ है, तो समझ लें कि वो एक है हमारे पास मोनोमर्स। तो इसी तरह से यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स के बने हुए हैं, या जिनको हम कहें मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। उसके अलावा मज़ीद बात करें कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये किस तरह से बने होते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए से जिसको हम कह रहे होते हैं कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन किस तरह से होती है, जैसे समझ लें ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से, इन दोनों के दरमियान में से ये वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर का लॉस होना ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। वाटर इनमें से चला जाएगा तो ये जो एटम्स यहाँ पर मौजूद है ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, एक हमारे पास बन जाएगा डाइमर, यानी 2 मॉलिक्यूल्स वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम
कंडेंसेशन का नाम दे रहे हैं और दूसरा हम इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम दे रहे हैं। याद रखिएगा कि इसके अंदर एक जो है OH ग्रुप निकलेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल में से H पॉजिटिव ग्रुप निकलेगा और ये वाटर को बना देंगे। तो क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर बना है, वाटर इस मॉलिक्यूल्स में से निकला है, तो इसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन बना वाटर का निकलना, सिंथेसिस मतलब कि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड का बनना। अब इसके अंदर जो है एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम्स के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता और एनर्जी भी दरकार होती है इस रिएक्शन के दौरान। दूसरा हमारे पास है ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल का टूट जाना, बड़े मॉलिक्यूल का टूट जाना। मिसाल के तौर पर ये 4 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब मिसाल ये 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये तीसरा मॉलिक्यूल और ये चौथा मॉलिक्यूल। अगर हम इन 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ना चाहें तो क्या होगा कि इनमें दाखिल किया जाएगा वाटर को। जब इनमें वाटर को दाखिल किया जाएगा तो वाटर क्या कर देगा, इन 2 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देगा। अलग अलग किस तरह से कि वाटर जो है आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। H पॉजिटिव आयन एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे और OH नेगेटिव आयंस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स पर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे। पहला वाटर का मॉलिक्यूल इन दोनों को जुदा कर देगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इन दोनों को जुदा कर देगा और तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल इन दोनों को जुदा कर देगा। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस हो रही है। हाइड्रो मना वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना। वाटर के आने से बड़े मॉलिक्यूल का टूट जाना, इसे हम हाइड्रोलाइसिस कह रहे हैं और दूसरा इसे हम रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन कह रहे हैं। कंडेंसेशन का ये उलट होता है जिसके अंदर भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, ये बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा तो साथ में जो है एनर्जी भी रिलीज़ होगी जो कि कई सारे रिएक्शंस में यूज़ हो सकती है। अब हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर मेटाबॉलिज्म का जिक्र हो रहा है। मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन होता है जिसमें चीज़ें टूटती हैं या बनती हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान मैक्रोमॉलिक्यूल या टूटेंगे या बनेंगे, कहाँ पर? सेल के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म तब हो रहा था जब सेल अपने कई सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ेगा, फिर दोबारा से नए स्ट्रक्चर्स बना रहा होगा। अब यहाँ पर एक मिसाल दर्ज है हेट्रोट्रॉफ के हवाले से कि हेट्रोट्रॉफ के अंदर जब डाइजेशन होगी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स मोनोमर्स में टूटेंगे। हाइड्रोलाइसिस की मदद से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाएगा। और उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है ये मोनोमर्स जब सेल में पहुंचेंगे तो फिर बड़े मॉलिक्यूल दोबारा से बन जाएंगे कंडेंसेशन के ज़रिए से। यानी कि एक पहले बड़ा मॉलिक्यूल था वो टूट गया डाइजेशन के दौरान छोटे मॉलिक्यूल्स में। फिर जब ये सेल में दोबारा से चीज़ें पहुंची हैं, ब्लड में चीज़ें पहुंची छोटे मॉलिक्यूल्स, फिर दोबारा से ये कंडेंसेशन होगा और अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देंगे। आगे ऑटोट्रॉफ्स के हवाले से लिखा हुआ है, यानी प्लांट्स के हवाले से, कि ऑटोट्रॉफ के अंदर जो मोनोमर्स पहले बनाए जाएंगे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनाए जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सल्फ़र ऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट्स हो गया। तो इनमें से जो हैं बनाए जाएंगे मोनोमर्स। ये मोनोमर्स फिर जुड़ेंगे और मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहाँ बनेंगे? सोर्स या सिंक टिश्यू में बनेंगे। सोर्स टिश्यू दरअसल उसको कह रहे होते हैं जिसमें खाना जमा होता है और सिंक टिश्यू उसे कहते हैं जिसमें खाना पहुंचता है। यानी खाना पहले पत्तों में बना तो पत्ते हमारे पास हो गए सोर्स टिश्यू, फिर वो खाना चला गया सिंक टिश्यू में यानी कि रूट्स में चला गया तो वो हमारे पास हो गया सिंक टिश्यू। तो प्लांट के सोर्स में मिसाल के तौर पर पत्ते सोर्स है तो उसके अंदर मोनोमर्स पहले बनेंगे, फिर मोनोमर्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब बनेंगे तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो फिर जब दूसरे सेल को मॉलिक्यूल चाहिए होंगे तो क्या लिखा हुआ है कि जब दूसरे सेल को मॉलिक्यूल चाहिए किसी भी मकसद से, एनर्जी हो या कोई और चीज़ बनानी हो, तो दोबारा से ये मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे हाइड्रोलाइसिस की मदद से।